डॉक्टर दरख्शां अंदराबी चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड जम्मू और कश्मीर पुंछ तशरीफ़ लाई हुई हैं। जब से वक्फ बोर्ड की कमान डॉक्टर दरख्शां अंदराबी ने संभाली है, राजौरी और पुंछ में अक्सर इनकी तशरीफ़ आवरी रहती है। वक्फ बोर्ड जम्मू और कश्मीर में बहुत बड़े फलाही काम कर रहा है। डॉक्टर साहिबा ने जब ये चार्ज संभाला था तो बहुत सारे मंसूबे थे, कितना कुछ काम हो पाया और क्या कुछ मज़ीद है जहन में, इसी हवाले से आज जानने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा इलेक्शन पर भी बात करेंगे, चूँकि डॉक्टर दरख्शां अंदराबी साहिबा का ताल्लुक़ भारतीय जनता पार्टी से है। मैम, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। मैम, पहला सवाल यही, आपसे जब मैंने पहला इंटरव्यू किया था तो आपने फरमाया था कि हॉस्पिटल कहीं कायम करने का आपका इरादा है, हॉस्टल्स कायम करने का इरादा है, ये मंसूबा कहाँ तक पहुँचा? बिल्कुल सही। जब आपसे मुलाकात हुई तो तब शायद जुमा 8 दिन हो गए थे वक्फ का चार्ज संभाले हुए। अल्हम्दुलिल्लाह तब से बहुत काम हुए, डेवलपमेंट के काम, क्योंकि जब भी हमने चार्ज संभाला था तब फिनंशियल जो कैपेसिटी थी या फिनंशियल हालात थी हमारे वक्फ की बहुत कलील थी, बहुत कम थी और सोच ही नहीं सकता था इंसान कि हम कोई डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत सारी चीज़ें थी जो दरगाहों पे थी। आपके साथ तफसील से बात करने में मज़ा भी आता है कि जो हमें दरगाहों में, आपने कश्मीर में देखा होगा कि दरगाहों में एक रूटीन मामला था कि वहाँ खुद ही की कमेटियाँ होती थी, वो खुद ही वो चंदा वंदा जमा कर लेते थे, जो नज़र नियाज आता था उसके वो खुद ही हकदार होते थे। वक्फ बराए नाम था, वो वक्फ वहाँ पे कुछ नहीं था। जो वक्फ के तामीरात के या कुछ वहाँ पे पेटियाँ लगी भी हुई थी, सेफ्स लगे, उसमें कोई पैसा नहीं आता था क्योंकि वो पैसा उनके घर जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 महीना काम करने के बाद जब हमने देखा यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो हमें कैसे ये काम करना है, तो वो फिर आपने देखा एक बहुत बड़ा ऑर्डर निकला, तो उस पर अब बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो धीरे धीरे वो पैसा आने लगा और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसी पैसे से कंस्ट्रक्शन काम करना शुरू कर दिया। कंस्ट्रक्शंस भी हो रही है, डेवलपमेंट भी हो रहा है। जो सालों साल हमारे दरगाहों में हमने, देखिए वक्फ का एक ये भी रहा, आप पुंछ का देख लीजिए, पुंछ में कभी आपने नहीं देखा होगा कि वक्फ ने कुछ बनाया। जी बिल्कुल। शादरा में भी यही हालत है, अभी तक मस्जिद नहीं है। शादरा शरीफ इतना बड़ा ज़ियारत है, वहाँ मस्जिद है एक छोटी सी पुरानी, पता नहीं किस ज़माने में बनी है। तो जैसे नमाजियों को जब हम मस्जिद में खुद गए, हमें ताजुब हुआ कि यहाँ पे तो मैटिंग भी नहीं है। अच्छा, कहीं पे भी वो चीज़ नहीं है जिससे आपको दिल खुश हो जाए। तो जब है हमने शादरा और पुंछ की बात हम करेंगे, यहाँ पे भी आप देखिए कोई कंस्ट्रक्शन वर्क आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम बरोए कार ला सकते हैं। जब हम आए थे पहली बार ही आपके साथ बात की, तब हमने सील करी थी दुकानें, तो फिर उन दुकानों की वो किराया बढ़ा था। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया था, वो 5-5 हज़ार रुपया उनका हो गया था। और स्कूल की हमने रेंट बढ़ाई थी। ये आहिस्ता आहिस्ता अब जब से हमने इसका निज़ाम बदला है, अब कुछ रेंट्स आने लगी हमारे पास। ये पैसा कहाँ जाता था, कौन लेता था? कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर आता था, अपनी ही कहानी सुनाता था, कोई इसमें देख रेख नहीं थी। यही ओवरऑल सारा जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का हाल था। कभी वक्फ बोर्ड ने खुद से कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं किया है। अगर कोई एमएलए रहा है, उसने एमएलए फंड दिया है पीसीसी से, मतलब मानो कि वो भिखारियों की तरह अपना फंड तो कहीं जाता है और सरकार से कुछ लेकर वो चीज़ें बनी हुई हैं। अगर कहीं आगजनी होती थी या कहीं मैटिंग की बात नहीं हुआ, कहीं वज़ू खाना भी नहीं है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 सालों में वक्फ बोर्ड ने प्रोग्रेस की, हमारा रेंट भी बढ़ा, हमारा जो बजट है वो भी बढ़ा, बजट भी बढ़ा, एक्सपेंडिचर भी बढ़ा और हमारा मतलब जो इनकम है वो भी बढ़ा। तभी हम अभी बैलेंस कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के तमाम दरगाह हज़रत बल समेत 70 सालों के बाद हमने मैटिंग बदली।
خود سے لائی وقف نے. ادروائز کوئی زائر آتا تھا وہ کہتا تھا یہاں نہیں ہے میں ڈال دوں گا, یہ ٹائل نہیں ہے میں کر لوں گا. مطلب وقف بورڈ جو ہے وہ ایک طرح سے ڈونیشن پہ چل رہا تھا. ابھی بھی ڈونیشن ہی ہے, مگر وہ ڈونیشن جو لوگ ہمارے سیپ میں ڈالتے ہیں, ہمیں سرکار کا کوئی فنڈ نہیں ہے, ہمیں سرکار سے کوئی پیسہ نہیں آتا ہے, ہمیں سارا پیسہ وہی ہے جو ڈونیٹ کیا جاتا ہے, لیکن ایک چسٹ میں بند ہو جاتا ہے. کوئی ادھر ادھر کچھ نہیں لے لیتا ہے, کوئی چوری نہیں ہوتی ہے, کوئی بےایمانی نہیں ہوتی. اس پیسے کا اب صحیح استعمال ہو رہا ہے. رہی بات ہاسپٹل کی, جو آپ کا سوال تھا, ہم نے ہاسپٹل کے لیے پورا پلان بنایا. ہم نے کہا ہم اس جگہ پہ بنائیں گے, لیکن آپ کو معلوم ہے جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں انہوں نے کس حد تک ہنگامہ اٹھایا, یہ ہمیں سمجھ اس وقت بھی نہیں آیا. آج تک بھی اس کا جواب نہیں ملا کہ انہوں نے ہنگامہ برپا کیوں کیا, کہ اگر ایک اچھی چیز بننے جا رہی ہے کہ نہیں بنانی ہے تو وہ ہم نے اب ڈائیورٹ کیا ہے دوسری جگہ پہ. اس کے لیے اب بس پیسہ برابر ہو تاکہ جب کام لگے رکے نہ. میم ایک چیز یہ بتائیے گا, وقف بورڈ جو ہے وہ برائے نام ہم سنتے رہے ہیں اوقاف, ایڈمنسٹریٹر اوقاف, تو لیکن یہ آپ ٹھیک فرما رہی ہیں زمینی سطح پہ ہم نے کام نہیں دیکھا. لیکن جو 70 سال سے ایک چیز چل رہی ہے اس کو آپ بھی چلنے دیتے, کیوں آپ نے پنگے لیے؟ کبھی کشمیر میں آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں لوگ, کبھی جموں میں ہو جاتے ہیں, کبھی یہاں ہو جاتے ہیں. تو جیسے گاڑی چل رہی ہے اگر ویسے آپ چلنے دیتے تو آپ کو نہیں لگتا تھا تو پھر تو کوئی پریشانی ہوتی ہی نہیں آپ کو. بہت اچھا سوال ہے, لیکن کیا کریں کہ کام کرنے کا شوق لگن پہلے سے ہی تھا. اور جس پارٹی سے میں بلانگ کرتی ہوں وہاں کے پردھان منتری مودی جی ہیں, اور جب مودی جی نے کایا پلٹ کر دی پورے جموں کشمیر کی ہی نہیں پورے اپنے ہندوستان کی, جو ریل پٹری پہ جا رہی تھی بڑی آہستہ آہستہ, اور جہاں پہ صرف 2G 3G کا معاملہ رہتا تھا وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی گھوٹالہ نہیں ہے, اور ہندوستان کا نقشہ پورے عالم میں بدل گیا کہ ایک نقشہ وہ دکھائی دے رہا ہے جہاں پہ آپ کو انتی دکھ رہی ہے. تو اسی پارٹی سے میں بلانگ کرتی ہوں. انہی پرائم منسٹر صاحب کے جو گائیڈ لائنز ہیں اس پہ ایک چھوٹی سی جو ڈپارٹمنٹ, ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ہے جس کی کارکردگی بہت ناقص تھی. لوگ جانتے تھے اوقاف مسجد, اوقاف اسلامیہ, پتہ نہیں کون ایڈمنسٹریٹر, ABC فلاں ڈمکا. تو وہ اس وقت کیا کرتے تھے, وقف کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ہمارے ناظرین کو, آپ بنتے تھے تو آپ اپنے 10 لوگوں کو پہلے یہاں پہ نوکری لگائے, بھلے ہی آپ کو تنخواہ تھی یا نہیں تھی وہ مطلب کوئی نہیں. آپ نے شادرہ شریف کا چارج لمبا تو وہاں 2 سالوں میں کوئی بتائیں ہم نے کوئی ایک بھی ریکروٹمنٹ ایسی کی جو ہم پہ بات آئے. ہم نے جو یہیں پہ لوگ لگے ہوئے تھے ہم نے ان سے ہی کام لینا سیکھا اور ان سے ہی کام کروایا, تو ہمیں ابھی تک ضرورت نہیں پڑی. اب بہت سارے لوگ ہمارے ریٹائر ہو رہے ہیں, ہم اب جب ریکروٹمنٹ کریں گے باضابطہ کلیئر اور ہاں بالکل ہم کوئی کام کرتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ, ہم نے آج تک لیز جبکہ ہماری لینڈ ہے لوگوں نے ایسے مفت میں لے لی ہے, اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. لیکن ہم نے اگر کسی کو دکان بھی دیا ہے باضابطہ رینٹ ڈیڈ ہو گئی ہے, باضابطہ لیز ہو گیا ہے. اگر ہم نے کہیں پہ ہوٹلز, ہمارا میں آپ کو بتاؤں گی کشمیر میں ہمارا ایک ہوٹل تھا 35 سال سے وہ بند تھا جی, یہ بلواڑ پہ تھا, اور ایک نے 10-15 سال سے اس نے ایک اس کا سٹوری لی ہوئی تھی, اس نے بھی 15-20 سال سے اس کا سٹے تھا. ایسے ہی اور بہت ساری پراپرٹیز ہیں. ہم نے دوسری یا تیسری بورڈ میٹنگ میں ہمارے سامنے بات آئی, ابھی ہم زیادہ وقف کو سمجھ نہیں پائے تھے, لیکن جب ہمیں کہا گیا یہاں پہ پیسہ ہی نہیں ہے, ہم نے کہا کیسے کیا جائے گا, تو انہوں نے کہا نہیں یہ اگر ہم ایسے کریں تو پھر کرایہ بھی آ جائے گا. ہم نے وہ ہوٹل جو کسی کام کا نہیں تھا ہم نے اس کو آکشن کیا. آکشن میں وہ اچھی بھیڑ پہ جو ہم نے آکشن بھی کیا تھا اس سے بہت زیادہ جنہوں نے اس میں بھیڑ لگائی اس سے زیادہ ہماری امید سے زیادہ اس میں پیسے بھی آئے, رینٹ بھی آ رہی ہے الحمدللہ. ایسے ہی کچھ
ज़मीनें जो लोगों ने खाई हुई है, जिन पे पुरानी सरकार ने कोई बात नहीं की हुई है, अभी भी ज़मीनें हैं, हमारी लैंड है जो लोगों ने 5 रुपये ऐसे हैं। लेकिन आज की डेट में भी लोग, जो आपने कहा क्यों दुश्मनी लेनी है, जब हम ये काम कर रहे हैं, लोग नहीं चाहते हैं कि बाज़ाब्ता एक तरीके से, एक डिसिप्लिन से वक्फ़ की लैंड लीज हो जाए, वक्फ़ का जो वो पुराना रिकॉर्ड है वो बदल जाए। वो चिमी गोइयाँ करते रहते हैं और हमें परेशान करते रहते हैं। लेकिन परेशानियों से हम नहीं डरते हैं, क्योंकि मोदी जी का मानना है कि जब आपने काम करना है तो आप काम करते रहो, भले ही दुश्मन कुछ भी करते रहे। आपने मोदी जी का जिक्र किया मैम। आम तौर पे ये समझा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों के लिए जगह नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त जम्मू कश्मीर की औकाफ को संभाले हुए हैं, तो क्या आप कोई दखल रहता है भारतीय जनता पार्टी का कि चूँकि ये जो पूरी प्रॉपर्टी है, इससे जो भी आप फलाही काम करेंगे, तो मुसलमानों के लिए काम करना है आपको, तो कोई भारतीय जनता पार्टी से कुछ इस तरह का प्रेशर रहता है कि नहीं, थोड़ा हल्का हाथ रखें, मुसलमानों की तामीर और तरक्की के लिए कुछ ज़्यादा पुरजोश नहीं होना है? अल्लाह का शुक्र है, एहसान है उस रब का कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी की मैं एक कार्यकर्ता हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और फिर मैं जो सुनती थी, जो हमारे पास बात आती थी कि जो ही इंसान किसी भी पद पे बैठता है वहाँ पार्टी का अमल दखल रहता, और ख़ास कर वक्फ़ में जो हमारे से पहले यहाँ चेयरपर्सन रहे हैं, वाइस चेयरमैन रहे हैं, या खुद चीफ मिनिस्टर चेयरपर्सन रहे हैं, उन्होंने तो अमल दखल से ही काम किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरी पार्टी ने सिर्फ वक्फ़ की फलाह व बहबूद के लिए बोला है, कोई अमल दखल नहीं रहा, कोई मतलब बिल्कुल रत्ती भर भी नहीं रहा कि जैसे आपका सवाल है कि ये बस इतना ही करो। नहीं, वो कहते हैं अभी आपने कुछ किया ही नहीं, कुछ करके दिखाओ। ये मेरी पार्टी है, ये मेरे यहाँ एलजी साहब भी, मतलब वो तो नेचुरली एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का मुझे साथ रहा, तमाम चाहे डीसीज़ हैं, एसएसपीज़ हैं, पुलिस हैं, क्योंकि हमें रेवेन्यू के बहुत सारे मामलात रहते हैं। यहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब भी, क्योंकि वाक़फ़ को जब तक एडमिनिस्ट्रेशन का साथ नहीं रहेगा पॉसिबल नहीं है काम। फिर रही मेरी पार्टी, जिसका आपने ज़िक्र किया, टॉप से बॉटम तक आज तक किसी ने मुदाखलत नहीं की, बल्कि सजेशंस ही आते रहे कि अच्छा करो, अच्छाई के लिए काम करो, डेवलपमेंट का काम करो। कभी खुदा ना खास्ता ये नहीं, जैसे बाकी ये आज हम कहना चाहेंगे कि जैसे बाकी लोग यही बाकी फंड्स में यूज़ करते थे यहाँ का पैसा, अल्हम्दुलिल्लाह तभी मैं ईमानदार बनूंगी या कल सुरखरू हो जाऊंगी मैशर में भी और दुनिया के भी सामने, जब मेरी पार्टी ईमानदार है, जिन्होंने मुझे ईमानदारी का सबक दिया। कोई घोटाला नहीं, तभी एक एक पैसे का हिसाब है। मैम एक चीज़ ये बताइएगा कि चंद महीने पहले दस्तारबंदी होती है किसी पॉलिटिशियन की, दूसरे दिन आपकी तरफ से एक ऑर्डर आ जाता है, तो हालांकि ये नया नहीं है आपके लिए, आप स्टूडेंट तालिब इल्मी के ज़माने में ये सब कुछ करती रही हैं, तो दस्तारबंदी हुई पॉलिटिशियन की, आपने बाकायदा उसके ऊपर बैन लगा दिया। तो पॉलिटिशियंस तो बेचारे जाते थे वहाँ से, एक मैसेज भी देते थे, थोड़ा इन्फ्लुएंस भी करते थे लोगों को, इस दरगाह पे हम गए हैं, इस दरगाह से दस्तारबंदी हुई है, तो अब जो अकीदत दरगाह के साथ है तो वो वोटर थोड़ा बहुत उनकी तरफ जाता था। तो आपने तो वहाँ भी ताले लगा दिए कि अब कोई दस्तारबंदी नहीं होगी। बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि आपका रहता ही है ऐसा सवाल, और जवाब देने में भी इंसान मतलब फ़ख्र महसूस करता है आपके साथ जो आपके सवाल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो आपका सवाल है बहुत सही है कि दस्तारबंदी होती थी तो फिर वो जाते थे, आज भी कोई पाबंदी नहीं है, जाइए, अल्लाह का करम, अपना अल्लाह का फैज़, और जो अवलियाए किराम है वहाँ पे, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए मुक़द्दस दरगाह हज़रत बल में है, वहाँ जाइए, बाअदब जाइए, बावुज़ू जाइए, सियासत के बगैर जाइए,
दस्तार बंदी आप दरवाज़े से बाहर कर लीजिए, वहाँ दस्तार पहन के जाइए, अमामा जिसके हम कहते हैं टोपी पहन के जाइए। अल्लाह आपके गुनाहों को मग़फ़िरत करेगा, क्योंकि ये इबादत गाहें हैं। हम तो चेयरपर्सन हैं, हमने इसको अपने ना हमारी पार्टी ने ना हमने इसको सियासत का अड्डा बना दिया, बल्कि हम चाहते हैं कि वहाँ की सालमियत और जो इबादतगाहों का तमीज़ व तहज़ीब है वो बरकरार रहे। ये हमारा मानना है। तभी तो 70 सालों के बाद आज आप देखेंगे तमाम दरगाहों में, तमाम मसाजिदों में हमने फ़र्श व फ़रूज डाला। लोग नमाज़ पढ़ने जाते थे, उनको नमाज वहाँ आती ही नहीं थी क्योंकि वहाँ फ़र्श नहीं था जी। ये अल्लाह का करम है। हमने कहा कि सियासत आप स्टेडियम में भी कर सकते हैं, सियासत आप किसी मैदान में भी कर सकते हैं, 5 स्टार होटल में भी कर सकते हैं, जंजघर तो बने हुए हैं, मैरिज हॉल्स उधर भी कर सकते हैं। मैदान इतने बड़े पड़े हुए हैं, कश्मीर में तो मैदानों की कमी नहीं है। वहाँ आप सियासत करिए, दंगल करिए, जो मर्ज़ी आप करिए, आपको सियासत के लिए किसी ने नहीं रोका। लेकिन दरगाहें उसके लिए नहीं है। आप वहाँ जाएंगे, दस्तारबंदी करवाएंगे, क्योंकि आप हाफिज़ कुरान नहीं हैं कि आपकी दरगाह में दस्तारबंदी हो जाएगी। आप इमाम व ख़तीब नहीं हैं कि आपकी वहाँ दस्तारबंदी हो जाएगी। आप कोई मजहबी रहनुमा नहीं है कि आपकी वहाँ पे दस्तारबंदी हो जाए। इन दरगाहों में, इन मसाजिदों में सिर्फ़ इमाम व ख़तीब और आइमा हज़रात की ही दस्तारबंदी हो जाएगी, जो वहाँ ईमान का दर्स देंगे और मज़हब का दर्स देंगे। हम जैसे लोगों को वहाँ दस्तारबंदी की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए दरगाहों से बाहर जगहें हैं, हम वहाँ पे पॉलिटिक्स भी करेंगे और दस्तार भी बंधवाएंगे, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। मैम, ये इमाम व ख़तीब की आपने बात की। आम तौर पर जो मोहल्ले की मसाजिद हमारी होती हैं, तो वहाँ हम लोग ये करते हैं कि बेचारे मौलाना को 2000, 4000, 5000 रुपये में काम वहाँ पे वो इमामत भी करते हैं। तो जो मसाजिद या वो इदारे जो वक्फ़ के अंडर आते हैं, वहाँ आपने कुछ इनकी तनख्वाह बढ़ाने की कोशिश की? सही सवाल है आपका। देखिए, जो हमारे मसाजिद हमारे इदारे के अंदर आते हैं, अंडर द कंट्रोल ऑफ जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड, आइदर वो श्राइन है या हमारा मॉस्क है, वहाँ के इमाम व ख़तीब को एक बाज़ाब्ता तनख्वाहें दी जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे वक्फ़ के दायरे में वो मसाजिदें नहीं आती हैं, लेकिन वहाँ मुशायरा जाता है। मतलब आपको एक उसको हम क्या कह सकते हैं, वजीफ़े के तौर पे इमामों को दिया जाता है। मगर वक्फ बोर्ड की तरफ से बहुत सारे ऐसे इमाम हैं, वो वजीफ़े या दो हाथ जो आप वक्फ बोर्ड के अंडर नहीं, उनको भी आप मदद करते हैं। ये कुछ जगहों पे है, लेकिन कश्मीर में आप यकीन करें वहाँ पर सिर्फ 75 इमाम हैं, इमाम व ख़तीब हैं, जो वक्फ बोर्ड की हमारी श्राइन्स हैं, उन्हीं के साथ हमारे मसाजिद हैं, उन्हीं को हम देते हैं और वो एक रीज़नेबल है। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा है कि जो मसाजिद वक्फ़ के अंडर आती नहीं है, उनकी देख रेख मोहल्ले वाले करते हैं, कमेटी वाले करते हैं। जो वहाँ पैसा भी आता है वो लोग ले लेते हैं, लेकिन वक्फ से पैसा जाता है। ये यहाँ पे कुछ जगहों पे रिवायत रही है, जैसे ऐसे होना नहीं चाहिए था। आप डॉक्टर हैं तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आप तनख्वाह लेते हैं, ये सही नहीं है। अगर आप PHE में हैं, आप PDD से तनख्वाह लेते हैं, तो ये सही नहीं है। जब आप उस मस्जिद के हमारे अंडर आते ही नहीं, वक्फ़ की वो मस्जिद नहीं है, तो आप वहाँ से तनख्वाह लेंगे तो वो सही नहीं, वो तनख्वाह नहीं है, वो उनको ऑनरेरियम दिया जाता है कुछ जगहों पे। ऐसे में देखा जाए तो हमारे मौलवी जो इमाम हैं बहुत कम हैं, तो जिनको सही तनख्वाहें जाती हैं। मैम, ये बहुत सारी ऐसे मुक़द्दस मकामात इस वक्त भी हैं जम्मू कश्मीर में जो वक्फ़ के दायरे में नहीं आते हैं, तो क्या कुछ कोशिशें उस जानिब आप कर रहे हैं? हालांकि ये आसान काम नहीं होगा, जो 70 साल से काबिज़ हैं वो आपको आसानी से कब्ज़ा नहीं देंगे, लेकिन डॉक्टर दरख्शां अंदराबी से लोगों को ये उम्मीद ज़रूर है। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरा साथ दिया, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं था। रब ने मेरा साथ दिया और आप लोगों ने, खासकर मीडिया में ने ये कहना मैं नहीं भूल जाऊंगी
کہ میڈیا نے بھی مجھے بہت مدد کی. یہ رب کا ہی کرم تھا, آبائیوں نے مدد کی. سیدھی بات پہ آ جاتی ہوں کہ ایل جی ایڈمنسٹریشن کا ساتھ رہا, ادروائز مشکلیں بہت تھیں, ہرڈلز بہت ہیں. اب رہی بات جو ہمارے, یہ آلریڈی جتنی بھی آپ شرائنز دیکھیں گے, چاہے آپ پونچھ میں دیکھیں, چاہے آپ رجوری میں دیکھیں, چاہے آپ کشمیر میں دیکھیں, جموں میں بھی دیکھیں, ریاسی میں دیکھیں, کٹھوا میں دیکھیں, کہیں پہ بھی جموں کشمیر میں دیکھیے. آپ کے نوٹس میں لانا چاہوں گی, ابھی ایل جی صاحب نے ایک میٹنگ لی ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ سرکار نے, اور سرکار کو پتہ ہے ساری چیزیں نوٹیفائڈ ہیں. اب بہت جلد جو یہ آپ کا سوال ہے اس کا جواب لے کے ہی آ جاؤں گی, تب یہاں پہ ہی بات کریں گے ہم دونوں کہ ہم یہ چیزیں جو آلریڈی وقف نوٹیفائڈ ہے وہ جموں کشمیر وقف بورڈ اپنے کنٹرول میں انشاءاللہ بہت جلد لے لے گا. میم ایک آخری سوال, آپ ابھی چند دن پہلے پونچھ تشریف لائی تھی, اور اس سے پہلے بھی آپ بارہا آتی ہیں راجوری پونچھ, لیکن پہلے یہ سوال اس لیے نہیں بنتا تھا کہ پہلے الیکشن نہیں تھے, اب الیکشن ہے, یہ آپ کا دوسرا دورہ ہے. تو اس دورے کو, ایک تو آپ کا آفیشیل دورہ ہوا, وہ بھی ہم سمجھ رہے ہیں, لیکن اس دورے کو الیکشن کے ساتھ جوڑ کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کے امیدوار کے لیے, جس کی آپ حمایت کر رہے ہیں راجوری اننت ناگ سیٹ پر, اس کے لیے ووٹ مانگنے بھی آئی ہیں. دیکھیے میرا تو آفیشیل دورہ ہی ہے, اور اس میں نے آفیشیل کام ہی کیا ہے, کیونکہ ہماری پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے. وہاں تو درخشاں اندرابی بہت چھوٹی سی کاریہ کرتا ہے اگر اس اینگل سے دیکھا جائے, لیکن میرا ادارہ بہت بڑا ہے. یہاں پہ اگر آپ پونچھ کی بات کریں تو نصف آبادی وقف کے ساتھ جڑی ہے. آپ رجوری کی بات کریں تو 70% آبادی تو وقف کے ساتھ جڑی ہے. تو نیچرلی میرا کام رہتا ہے ہمیشہ کہ میں آؤں اور لوگوں کے لیے کام کروں. تو میرا وقتاً فوقتاً چاہے میں رجوری جاؤں, پونچھ جاؤں, تو آج الیکشن کا ماحول ہے, کوئی بھی کسی بھی طرف لے سکتا ہے, لیکن ہم یہی آپ کے ذریعے بھی میں کہنا چاہوں گی کہ ملک کے لیے جو کام کرنا ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی کام کریں, تو وہ ملک کی سالمیت کے لیے ہونا چاہیے, کیونکہ اب ہم تفرق نہیں چاہتے ہیں. وقف کا کام ہے, یہ مذہبی ایک ادارہ ہے. یہاں کے ائمہ حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ ملک کی سالمیت کے لیے کام کریں, تاکہ ہمارے ملک میں امن اور ترقی رہے. ڈاکٹر درخشاں اندرابی پونچھ کے دورے پر, آفیشیل دورے پر آئی ہوئی ہیں. جب سے وقف کا چارج انہوں نے سنبھالا ہے تب سے لے کے اب تک ہر 10 دن 15 دن 1 مہینے میں وقف کی جانب سے کوئی نہ کوئی ایسا آرڈر یا کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. جو جمود تھا وقف کے اوپر وہ ٹوٹا ہے. اس سے پہلے وقف کا ایک ایڈمنسٹریٹر ہوتا تھا, بس ہمیں اتنا ہی پتہ ہوتا تھا. اس کے علاوہ کیا چیزیں ہیں, وقف کیا کیا کچھ کر سکتا ہے, یہ نہ ہم نے کبھی سوچا اور نہ ہماری سرکاروں نے کبھی سوچا. اب سرکار تو یہاں ہے نہیں, لیکن ایل جی ایڈمنسٹریشن اور وقف بورڈ کی چیئرپرسن یہ ذہن میں رکھتی ہیں کہ وقف اگر چاہے تو بہت کچھ تبدیل کیا جا سکتا ہے, اور یہ تبدیلی ہم پچھلے 1 سال سے دیکھ بھی رہے ہیں, لیکن ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے. بہت سے وعدے ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے کیے تھے. وقتاً فوقتاً یہ سوال ہم پوچھتے رہیں گے کہ وہ وعدے کتنے پورے ہوئے, اور وقف اپنے قدموں پر کتنا کھڑا ہوا. چونکہ اس سے پہلے وقف کو ادھر ادھر سے چندے کی صورت میں, یا کوئی کسی مسجد میں گیا تو اس نے کچھ ڈونیٹ کر دیا, ایسے ہی چلتا تھا, اور پیسہ زیادہ تر جو وہاں پہ لوگ بیٹھتے تھے ان کی جیب میں جاتا تھا. وقف اپنے پیروں پر کتنا کھڑا ہوا ہے, اور وقف کے آئندہ منصوبے کیا کیا ہیں, یہ تمام چیزیں ہم پوچھتے رہیں گے وقتاً فوقتاً ڈاکٹر درخشاں اندرابی سے. میم آپ اللہ بول اسٹوڈیو آئیں, بہت شکریہ.